अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, सीनियर कानून साज भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज भरपूर दिन रहा है। फ़ौज में आला सतह के तकर्रुर, तबादले और तरक्कियाँ हुई हैं। DGISI की तब्दीली हुई है। इसके साथ साथ 3 कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब नए DGISI आए हैं, जबकि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस का इजरा हो गया है और वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम साहब, उनके साथ फवाद चौधरी साहब ने मिलकर आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ़रोग़ नसीम साहब ने ये क्लियर किया कि इस ऑर्डीनेंस के आने के बावजूद जो लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हैं उनके दरमियान मुशावरत होगी और जो इसमें फैसिलिटेट करेंगे वो सदर पाकिस्तान करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बड़ी हलचल है। वज़ीरों, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरियों को वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो बगावत का सिलसिला है वो जारी है। जाम कमाल का जो मुस्तकबिल है अब उसका तयन होना बाकी है। क्या वो बाकी दोस्तों को राम कर लेंगे, मना लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, या फिर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रोग्राम में इरशाद साहब आपकी तरफ आने से पहले एक बात की वजाहत कर दें, क्लियर कर दें। 4 अक्टूबर को इरशाद साहब ने ख़बर दी थी कि जो डेप्यूटी चेयरमैन नैब हैं हुसैन असगर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया है। नैब तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि ये उन्हें मौसूल नहीं हुआ, लेकिन जहाँ मौसूल होना था वो हो गया। सदर पाकिस्तान ने आज उसका नोटिफिकेशन कर दिया है और उनके इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया है। इरशाद साहब, जो आज तकर्रुर और तबादले हुए हैं और बिलखुसूस जो नए DGISI आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, इससे पहले ये कहाँ कहाँ रहे, इनके क्रेडिट पे कौन से कारनामे हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची को ये एज़ाज़ हासिल है या इनफरादियत हासिल है कि पिछले 10 साल में 4 ISI चीफ़ अपना तकर्रुर से पहले कराची में खिदमात अंजाम देते रहे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम कराची से आए थे, जनरल रिजवान अख्तर कराची से आए थे, जनरल नवीद मुख्तार कराची से आए थे और अब जनरल नदीम अंजुम साहब कराची से आए हैं। तो ये एक शहर का कि वहाँ कोई DG रेंजर्स रहा है या कोर कमांडर रहा है, वो DGISI तैनात हुआ है। जनरल नदीम अंजुम साहब के बारे में बाकी चीज़ें तो मीडिया पर आ रही हैं। इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और इनका ऑपरेशनल एक्सपोजर है। यानी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये UK से भी पढ़े हुए हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़े हैं और उनका वो एक्सपोजर भी है। और ऑपरेशन इन्होंने साउथ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में ब्रिगेड कमांड की, इन्होंने कोरम एजेंसी में ब्रिगेड कमांड की, हंगो में ऑपरेशन किया। तो इनका और फिर फाटा वहाँ बलूचिस्तान में DGFC रहे और कराची में। यानी हमारे जो 3 मकामात हैं जहाँ कुछ अरसे से एक बेचैनी रही है, इस्तराब रहा है। ऑपरेशंस हुए हैं, कराची में हुए, उसके बाद बलूचिस्तान में हुए और वज़ीरिस्तान में और एजेंसीज़ में। तो ये तीनों जगह पे किसी न किसी हैसियत से काम कर चुके हैं ऑपरेशनल पोजीशन पे। तो इसका मतलब है इनको पाकिस्तान के जिनको सॉफ्ट बेलीज कहना चाहिए, वहाँ का सारा ये इल्म और तजर्बा रखते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस और फिर साहिब मुतालिया शख्स हैं। मुतालिया, तजर्बा, एक्सपोजर, इसकी वजह से तवक्को की जाती है कि ये बेहतर अफसर साबित होंगे। मेरे ख्याल इससे ज़्यादा हमें बात नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। बाकी वो जाने। बाकी डॉक्टर साहब वैसे कुछ कहना चाहें, क्योंकि इनका ताल्लुक गुजर खान से है, डॉक्टर साहब का भी सेम इलाका है, पुठोहार से हैं। डॉक्टर साहब इस पर भी रोशनी डाल दें। और कुछ खदोखाल बयान तो किए हैं आज फ़रोग़ नसीम साहब ने, ये जो ऑर्डीनेंस आया है, लेकिन अब आप बता दें, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये बड़ा बैलेंस है और एक तरह से नैब के दांत निकाल दिए गए हैं इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए। मैं बल्कि डॉक्टर साहब से अर्ज़ करूँगा कि 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि आपने जो अदालतों की तादाद बढ़ा दी है, जजों की तादाद बढ़ा दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीड अप होंगे मामलात और नैब की कारकर्दगी भी बढ़ेगी और केसेस के फ़ैसले भी होंगे। लेकिन 2 चीज़ें थी नैब के पास जो इनके दांत थे। एक तो ये था कि नैब अदालतों को ज़मानत का अख्तियार नहीं था, वो हाई कोर्ट में होता था।
और दूसरा 90 दिन तक बग़ैर ज़मानत, बग़ैर उसके हिरासत में वो रखा जा सकता था। अब ये दोनों चीज़ें जो दोनों दांतों से महरूम किया जा रहा है, तो ये नैब बेख्तियार नहीं हो जाएगा और उसकी कारकर्दगी मुतासर नहीं होगी? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच पीर आरिफ साहब और फैसल जी। सबसे पहले तो ये जो मामूल की एक है अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और फौजी कहते हैं ना, सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर। वो जहाँ भी होते हैं वो प्योर सोल्जर होते हैं और बड़े काबिल फ़ख्र हमारी प्राइम सारी दुनिया के अंदर जो स्पाई मास्टर है और पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन जो एजेंसी है। तो इसलिए जो लोग हैं, दो उनको तकलीफ़ होती है हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर वो बात करते हैं या पाकिस्तान से बाहर बात होती है। एक है संघ परिवार, मोदी का ख़ानदान है, RSS उसको कहते हैं, और बड़ी बदकिस्मती की बात है दूसरा परिवार रायविंड परिवार है, जिसमें से आज भी मुंह से आग बरसाई गई है, लेकिन लोग उनको हमेशा दोनों को रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज पे, इसकी कुर्बानियों पे सारी दुनिया के जो जंग के एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे एंटी टेररिज्म एक्ट, और जहाँ पे दुश्मन आइडेंटिफाइड एक सामने सफ़ बांध के और किसी मावराए बॉर्डर ना खड़ा हो, वो लड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैम, द नेशन इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैम। अब आ जाइए, आपने दांत निकालने का जिक्र किया। आपको पता ही है कि उर्दू अदब में भी और अमली तौर पे दो दांत होते हैं। एक हाथी के दांत होते हैं जो खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, और दूसरे होते हैं दूध के दांत। दरमियान वाले जो दांत हैं उनकी तो कोई हैसियत किसी जगह पे अदब में नहीं मिलती। लेकिन जो नैब है उसका बुनियादी काम, उसके लिखा हुआ है, प्रीएम्बल है जो नैब ऑर्डिनेंस 99 का, और जिसको अप होल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट के अंदर, जिसको कहते हैं असफंद यार वली केस। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि लूटा हुआ पाकिस्तान का पैसा अंदरूने मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, वो वापस लाया जाए। दिस इज़ नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि नैब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके लाहौर हाई कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स, पांचों, इस्लामाबाद के बाद 4 दूसरे बचते हैं, उन समेत सब जगह से मुख्तलिफ सवालात उठते आए हैं। और वो सवालात आज नहीं उठ रहे, अशरों से उठ रहे हैं, लेकिन उनको कभी किसी ने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की है। इस गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा ये किया। पहला जो हमारा ऑर्डिनेंस था वो हमने नेशनल असेंबली से पास करके सेनेट में भेजा, हमारी अक्सरियत वहाँ पे नहीं थी। वो ऑर्डिनेंस पड़ा मर गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि विदिन 90 डेज उसको लेजिस्लेट करना है, लेकिन लेजिस्लेट करने से इनकार किया गया। दूसरी दफ़ा अब इसके 4 बड़े मकासद आप सामने रखिए। एक तो ये है कि अगर किसी ने तफ्तीश 15 दिन के अंदर करनी है वो कर सकता है। इंक्वायरी वहाँ पड़ी हुई है, उसमें वो तफ्तीश मुकम्मल करे। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जब उसको रेज करते हैं उसका दर्जा, उसमें वो करें। पहला दर्जा होता है नैब में, कंप्लेंट जाती है तो कहते हैं कंप्लेंट वेरिफिकेशन, लोगों को नोटिस करके बुला लेते हैं। उसके बाद फिर इंक्वायरी होती है जिसको अपग्रेड करके इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ये 3 उनके पास पहले से चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई ना करना चाहे तो फिर लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं अरबों रुपए में। ऐसे केसेस में भी ज़मानतें हो जाती हैं। महज तफ्तीश और रेफरेंस फाइल ना करने की वजह से ऐसे केसेस में ज़मानतें होती हैं जिनके बारे में मुलजिम खुल के टेलीविज़न पे, पार्लियामेंट में, सारी जगह कहते हैं कि अगर किसी ने मेरे अकाउंट में सिर्फ 25 अरब रुपए डाल दिए, 25 रुपए नहीं समझिएगा फैसल, 25 अरब रुपए डाल दिए हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? ये आपके पास क्लिप्स हैं, आपसे अच्छा गवाह कौन है? आपके पास कैमरा है। एक अब इफेक्टिव होगी प्रोसिक्यूशन। इसके बाद प्रोसिक्यूशन को अब पहले जिस तरह से कहते थे ना बड़ी इनफेक्टिव है कि उसका कोई रोल नहीं है। सारी दुनिया के अंदर पहले ये फैसला प्रोसिक्यूशन करती है। हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल्स लगे हुए हैं, उनकी भी आपके सामने, जो हर सूबे में एक प्रोसिक्यूटर जनरल है। हर सूबे में फॉल्स प्रोसिक्यूशंस होती हैं, फ्रिवलेस होती हैं, फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं अपील में उड़ जाते हैं। तो इस सूरत हाल को डील करने के लिए भी एक हमने ये दूसरा मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ। उसके बाद ये था कि जो जितने भी जराइम हैं उनके लिए जो बेल पिटीशन है वो ट्रायल कोर्ट में जाती है। आप बड़े से बड़ा जुर्म उसका नाम ले लें, सब जुर्म
बड़े कवि होते हैं, उनका नाम यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सब में जो ट्रायल कोर्ट है तो ये इख्तियार दिया गया। इसका मतलब यह है कि पैरिटी आई है, लॉ को हमने एट पार किया। पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके अंदर हमने एक यकसानियत पैदा की। इसके बाद अब अगला इसका मरला है, वो मरला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतें बढ़ा दो, अदालतें नहीं बढ़ाई गई। उसमें कुछ इल्ज़ाम कहते थे कि जी लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं किया, कुछ कहते थे जी देने में जजेस में ताख़ीर हो गई। अब एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है चेयरमैन नैब का, वो सदर पाकिस्तान है। उसको हमने दो इख्तियार इस लेजिस्लेशन के ज़रिए से दिए हैं। एक इख्तियार तो यह है कि वो जितने चाहेंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वो जजेस की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। और फिर जजेस, पहले ये था कि अगर किसी जगह 40 एडिशनल सेशन जजेस हैं, सेशन जज साहब एक ही होंगे, वो इतने कम थे। अब हमने एडिशनल सेशन जजेस का भी इख्तियार वही होता है जो सेशन जज का है, तो वो जज लगाए जा सके। उसके साथ ही हमने ये इख्तियार डॉक्टर साहब ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद हम चाहेंगे ज़रा ये अवाम के सामने भी रखें, हमारे व्यूअर्स के सामने भी, कि जो जजेस का तकर्रुर है, जो रिटायर्ड जजेस की बात हो रही है, अगर वो उनको कहीं लगाया जाएगा तो वो कैसे लगेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और जो सर्विंग जजेस हैं उनकी खिदमात ली जाती हैं तो वो कैसे ली जाएंगी। ब्रेक के बाद जानते हैं, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, एक तो जो ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था, जो जजेस तैनात होंगे, रिटायर्ड जजेस, उनका तरीक़ाकार क्या होगा और जो सर्विंग है उनका क्या होगा, एक तो वो बता दें। दूसरा, ये सफ़ा नंबर 9 जो ऑर्डीनेंस का है, इस पर जो सेक्शन 5 है उसमें लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो टू बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। इसकी ज़रा डॉक्टर साहब वजाहत कर दें। अब ये जो सारी कंसल्टेशन होगी, मुशावरत होगी, ये प्रेसिडेंट इनिशिएट करेंगे या प्राइम मिनिस्टर ने ही इनिशिएट करनी है? नंबर 1। नंबर 2, पहले जो आइन में है वो ये है कि कंसल्टेशन जो भी उनकी पावर्स हैं किसी चीज़ को मंजूर करने की, वो प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन और अप्रूवल के साथ मशरूत हैं। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल और कंसल्टेशन जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशरूत हो गई हैं। थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे अपनी मर्जी की 2 बातें कर लूं, फिर आपके सवाल तो मैंने सुनना ही है और उनका जवाब तो मैंने देना ही है। जी जी जी, पहली इरशाद अहमद साहब बात यह है कि जो एक चल रहा था स्टेलमेट, क्योंकि मुशावरत में कोई नतीजा नहीं निकल सका था पीछे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पंजाब का मेंबर और केपी का मेंबर लगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से 4 रुकनी कमेटी वो मंजूर कर दी है। अब मेरी उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब से कंसल्टेशन हुई और उसकी रोशनी में वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने ख़त भेज दिया है जो स्पीकर साहब ने वसूल करके, और उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। 4 मेंबर्स उसमें, पहली कमेटी थी एक, और 4 मेंबर्स वो इस तरह से हैं जो नई कमेटी बनी है। डॉक्टर श्री मज़ारी हैं उसमें, उनका नाम है, असद उमर साहब का नाम है, शफकत महमूद साहब का नाम है और परवेज़ खटक साहब का नाम है। जो मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है वो उनसे मुतल्लिका या जिस और किसी ये हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर से मुतल्लिका है, तो उसमें एक्स ऑफिशो जो मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशो उसको मेंबर रखा जाता है। फाइनेंस का होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशो मेंबर होगा उसके अंदर। और जो दूसरी बात है वो ये है कि 3 और अभी रिफॉर्म्स आ रही हैं। ये एक बड़ी अच्छी कहते हैं ना कि दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है। अभी ये ताज़ा हवा है कि स्टेटस को तोड़ने के लिए हम नई लेजिस्लेशन कर रहे हैं और नए कवानीन बना रहे हैं। मैं 3 आपको बता रहा हूँ जो पाइपलाइन में है। जी। सबसे पहला ये है कि थाना कल्चर बदलने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और जदीद आलमी मयार की अमेंडमेंट्स आ रही हैं। ये पहला कानून आ रहा है। दूसरा कानून ये आ रहा है कि झूठी FIR पे, पहले आपको पता है कि 182 का कलंदरा बनता था और किसी को सजा नहीं होती थी। झूठी FIR करो, साल तक भुगतता रहे और उसके बाद फिर बंदा बेशक बरी होकर घर आ जाए, तो उस पर सजा का कानून
ये भी ज़ेर तजवीज़ है। तीसरी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिनफ़े नाजुक है, हमारी माएँ बहनें ख़वातीन है पाकिस्तान की, उनके लिए जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के बाद हर शहरी के लिए रिपोर्टिंग का सिस्टम, उसको भी इतना आसान बनाया जाएगा और इतना डायरेक्ट बनाया जाएगा कि किसी तरीके से भी दूसरी तरफ कितना ही बाअसर आदमी क्यों ना हो, वो रिपोर्ट नहीं रोक सकेगा और FIR कटेगी और 154 में जो रिपोर्ट दर्ज होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो दर्ज होगी। अब ये 3 नए हैं। मैं यहाँ पे रुक के एक बात आप दोनों दोस्तों से और आपके ज़रिए 92 के ज़रिए पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सारे कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ जल्द मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, फौरी मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए जब भी कानून साजी की कोशिश की जाती है तो रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। ये कौम का काम है कि वो इस कानून साजी को, जो हमने नैब के कानून के अंदर भी जो गाइडलाइंस हमें देती रही अदालतें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर 5 हाई कोर्ट तक, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और अगर किसी जगह पे कोई कमी है तो वो अपोजिशन उसके ऊपर अपनी तजावीज़ ले आए पार्लियामेंट में, उस पर बैठ के खुले दिल के साथ हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने बाकी दरवाजे सारे बंद कर देने। अब वापस आइए आपके सवाल की तरफ। आपने कहा कि पहले प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर चलते थे, क्या अब वो एडवाइस का मैकेनिज़्म तब्दील हो गया है? इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनमें नैब का ऑर्डिनेंस नहीं आता और इसकी जो कंसल्टेशन है वो लॉ के अंदर लिखी हुई है। वो लॉ है नैब ऑर्डिनेंस 1999 और उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो लिखी हुई है वो सदर पाकिस्तान है, जो नैब के चेयरमैन को, उसी के सदर के पास ही जाके रिपोर्ट करता है नैब का चेयरमैन, अपनी सालाना रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट सारी। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी जगह के ऊपर कोई स्टेलमेट आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस बात पे कि एक ऐसा शख्स जिसके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात फैसले के नज़दीक पहुँचे, राई पाप हो गए, दूसरे मुकदमात में एविडेंस रिकॉर्डिंग स्टेज आ गई है, तीसरे मुकदमात हैं इंक्वायरी प्रोब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे चल रहे हैं, उस शख्स के साथ ये नहीं उससे पूछा जा सकता कि आप हजरत फरमाइए कि आपको कौन सा शख्स चाहिए जो आपकी तफ्तीश करे और कौन जो है वो आपकी तहकीकात करे और कौन आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करे और कौन आपके हक में रेफरेंस विड्रॉ करे। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक डॉक्ट्राइन है जो सारी दुनिया के अंदर है, ये यहाँ नहीं है। और इस पे एक लातीनी ज़माने का लैटिन लॉ है और वो ये है कि कोई आदमी अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता, यानी किसी जगह भी आप अपने हक में जजमेंट नहीं दे सकते। आपको याद होगा कि कोटकना में बीबी के ख़िलाफ़ मैं वकील था उस केस में, क्यूम मलिक साहब की कोर्ट में, जब फैसला आया तो उसको 22 की बुनियाद के ऊपर और इस बुनियाद के ऊपर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दिया था। इसलिए हम आगे देख के, ये कानून कोई 5 साल के लिए 4 साल के लिए नहीं, आगे देख के हम बना रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि जो कंसल्टेशन है उसके बाद आपने ये कहा कि ये जो नैब का कानून है, इस कानून के ज़रिए से क्या और इफ़ेक्टिव इक़दाम होंगे। मैं आपके सामने 3 इक़दाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला कदम ये इसके बाद उठाया जाएगा, जो पाकिस्तान में जो अदालतों की कमी है वो, और अदालतों में जो अमले की कमी है, मेरी खबर ये है कि वो सारा अरेंज किया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के आने के साथ ही। और अदालतें, ज़ाहिर है अदालत जज जाके अकेले तो नहीं बैठ सकते, उनको सारा पैराफर्नालिया चाहिए, वो तैयारी की जा रही है। दूसरी जो आपने कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब अदालतें ज़्यादा बनेंगी तो फिर फैसले होंगी। देखिए जो कानून है ना, उसको कहते हैं लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ ये है कि कानून से कोई भी ना बच पाए, जिसने जुर्म किया वो लाजमन पकड़ा जाए, अगर पकड़ा जाए तो सजायाब करने की कोशिश करे उसको कानून। बदकिस्मती के साथ इस ज़िमन में हमारा रिकॉर्ड जो डॉक्टर साहब एक पॉइंट जो है वो जरा क्लियर कर दें डॉक्टर साहब। जो हम बुनियादी तौर पे जानना चाह रहे थे वो ये था कि अब ये जो कंसल्टेशन होनी है, इसको इनिशिएट किसने करना है? प्रेसिडेंट ने करना है या प्राइम मिनिस्टर ने करना है, बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? देखिए जो आपका आइन है ना, उसके अंदर मैं एक आर्टिकल आपको पढ़ के सुना देता हूं कि जो प्रेसिडेंट है उसको एक टोपी में आप ना देखें कि जो सदर है वो उसके पास क्या इख्तियार है। ये आपके सामने मैंने कॉन्स्टिट्यूशन खोला है, आप गूगल कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है
composition of the parliament, Article 50 of the Constitution, there shall be a Majlis Shura Parliament of Pakistan consisting of the President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. तो ये सदर साहब जो हैं ये सरबराह मुमलिकत नहीं हैं, ये पार्लियामेंट का तीसरा हिस्सा है। इसीलिए पार्लियामेंट में आगे सालाना किक ऑफ करते हैं जब नया पार्लिमानी साल होता है। तो इसलिए जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो कानून के तहत है चूँकि, और इसमें आईनी इख्तियार जो कैबिनेट को मिला हुआ है उसका कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए सदर साहब करेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी, कंटिन्यू सर। आप जरा जजेस से मुतालिक, जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक डॉक्टर साहब। अच्छा, दो चीज़ें बहुत अहम हैं। वो ये है कि मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं उन पे बहुत देर लग जाती है। इतनी देर भी लगी कि जो मुल्ज़िम थे वो फांसी लग गए और उनकी अपील नहीं सुनी गई। बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये कोई खुशी से कोई नहीं बात कर सकता, और ख़ास तौर पे वकील, दिल दुखता है ये सारा देख के। तो ये इरशाद साहब, हमें किसने आके कोई इसके लिए कोई 8वां 9वां बैरी बेड़ा किसी जगह से हम मंगवाएंगे और कोई आएगा जो हमारे लिए लेजिस्लेशन करेगा? इसी मिसाल को आप सामने रखते हुए अगर जाएंगे इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, तो 73 साल से कोई इलेक्शन ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर सवाल ना उठे हों, लेकिन कोई बंदा लेजिस्लेशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और ये जब से नैब ऑर्डिनेंस आया है इसमें तकरीबन 4 सदर आ चुके हैं, और 2 वज़राए आज़म आए जनरल मुशर्रफ के दौर में, 2 वज़राए आज़म आए नवाज शरीफ के दौर में, 2 वज़राए आज़म आए आसिफ जरदारी के दौर में, और 2 वज़राए आज़म आए इंटरम ये लॉ बनने के बाद। यानी 8 वज़ीर आज़म आए, और उसके बाद 9वां वज़ीर आज़म है जो आपकी तरफ से भी उनको शाबाश, मुबारकबाद और हिमायत मिलनी चाहिए कि रिफॉर्म हो रही है। अच्छा, अब मैन मेड लॉ है, ये इंसान बना रहे हैं सारे जो तजवीज़ करने वाले हैं, कोई कितना बड़ा भी हो तो वो इंसान ही है ना। तो जो इंसानी बनाया हुआ कानून है उसमें आइन के अंदर भी आर्टिकल 238 और 239 में लिखा गया है कि आइन में तरमीम की जा सकती है, इसका हुलिया बदला जा सका है। इसमें 100 से ज़्यादा तरमीम तब हुई जब मैं लॉ मिनिस्टर था 2010 में। तो ये इसलिए रखा जाता है कि इंसान की बनाई हुई हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट कोई चाहेगा अपोजिशन में से, वो थोड़ी तकलीफ करेगा, अपनी अमेंडमेंट लेके आएगा। अभी तक पिछले अक्टूबर में हम लॉ लेके गए थे इलेक्टरल रिफॉर्म्स का, EVM का, आई वोटिंग का, फिर अक्टूबर की आज 6 तारीख है गालिबन, लेकिन उन्होंने किसी जगह सिवाय जलसे के, प्रेस कॉन्फ्रेंस के और फब्ती कसने के और टॉक शोज़ में शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अपने राय का इजहार करने के, असेंबली में लिख के कुछ नहीं दिया। लिख दिया है तो वो बता दें कहाँ किसको जमा कराया हुआ, मैं निकलवा लेता हूँ, अभी रात को भी निकलवा सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि इंतहाई संजीदा मामला है। नहीं, ये बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत कुछ ना कुछ करना चाहती है, बजाय इसके कि जो एक स्टेटस को चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन ये सदर साहब जो हैं वो कंसल्टेशन कब से शुरू करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत के एक अहम ओहदे पर हैं, और कितनी जल्दी ये प्रोसेस मुकम्मल होगा? इसके लिए तो कोई टाइम लिमिट पहले भी नहीं थी, तो अब भी वही सूरत है। लेकिन ये सदर साहब शुरू करेंगे, मेरे ख्याल में अब नोटिफिकेशन गैजेट हो जाएगा कल तक ये, और जल्द शुरू होने की तवक्को की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तासुर ये है कि आपने नैब का जो अख्तियारात थोड़े से महदूद किए हैं, दायरा कार महदूद किया है, ताजरों को निकाल दिया, ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया, हाउसिंग सेक्टर को निकाल दिया, आइंदा के लिए उसको महदूद कर दिया, और जो केसेस चल रहे हैं, जिन लोगों पर केसेस चल रहे हैं, उसको स्पीड अप करना चाहते हैं, ताकि जो लोग आपके मुखालिफिन इस वक्त साहब के शिकंजे में हैं उनको तो सज़ाएँ हो जाएँ, और जब आपकी बारी आनी हो तो आप उससे या आपके साथी जो हैं वो बच जाएं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये बेसलेस किस्म की, बेबुनियाद किस्म की एक फब्ती इसको मैं फिर कहूँगा, ये हकीकत पे मबनी नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सा 3 नुकात में सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। पहला ये है कि इस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, फेक अकाउंट्स की बुनियाद पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। ये आपको याद है कौन चीफ जस्टिस था जिनकी अदालत में, और वो कौन सा
डीजी था FIA का जो अदालत में फाइल लेके गया, किसी और केस में तफ्तीश हो रही थी, तो उसने कहा कि सैकड़ों मैंने अकाउंट्स पकड़ लिए हैं। उसको शाबाश मिली अदालत में, डीजी FIA को, और वो तफ्तीश शुरू हो गई। फिर जो वकील थे, सिंध गवर्नमेंट के मालिकान के जो वकील थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। तो चीफ, मैं भी कोर्ट में था किसी और केस के लिए, मैं पेश हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी आपका तो अभी नाम ही नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी हाजिरी लगाए, हम मौक़िफ़ देना चाहते हैं। अच्छा, यही हुआ। जब इनसे पूछा गया लाहौर वालों से, तो इन्होंने भी यही किया, उनके भी वकील खड़े हो गए। तो इसलिए ये केसेस तो हमने नहीं बनाए, ये केसेस तो उस दौर में जो मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स की उस दौर में जो तफ्तीश हुई थी, उसी के अभी तक बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि इतनी बड़ी रकमें हैं जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। एक दूसरा ये है कि क्या ये जो एहतसाब का इदारा, जब ये कहते हैं ना जी कि इनके लिए तो जो ताजर निकले किस तरह से, जो ये भी अभी बगैर पढ़े तबसरा किसी ने कर दिया, जो टैक्स के जितने भी केसेस हैं वो सारे कौन डील करता है? कानून में लिखा हुआ, फाइनेंस एक्ट में हर साल हम लिखते हैं FBR करता है। तो हमने कहा है वो करे। जी हाँ। और इससे पहले मुशर्रफ के बाद एक गवर्नमेंट आई, जिस गवर्नमेंट ने ये कहा कि बैंकर्स को हाथ नहीं लगाया जा सकता। पहले आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछेंगे, वहां एक कमेटी बनेगी, वो फिर आपको बताएंगे कि इस बैंकर ने कुछ किया या नहीं किया। उनको तो पहले ही एग्जेम्पशन दे दी गई थी। तो इसका मतलब था कि फिर छोटा ताजर पकड़ा जाएगा। इसका मतलब ये था कि जो बेवसीला आदमी है वो पकड़ा जाएगा। टैक्स में बड़ी भरपूर किस्म की सजाएं, और FBR के पास अब जो इख्तियारात आए हैं उनमें बहुत लंबे चौड़े इख्तियारात हैं, इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग से भी पार्शली उसमें आ जाता है। एक काम ये हुआ, इसमें किसको अलहदा करके हमने रियायत दी है। दूसरा काम ये हुआ है कि अगर कोई ओपिनियन देती है कमेटी, या कोई ओपिनियन देती है, या जजमेंट अपना कोई फैसला करती है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल हो गई, कोई और कमेटी होगी, किसी जगह ब्यूरोक्रेट्स कोई फैसला करते हैं, अगर उसमें पैसा उन्होंने ना लिया ना दिया, और उनकी अगर कोई जजमेंट किसी वक्त गलत साबित होती है, या वो कोई प्रोसीजरल उसमें गलती रह जाती है, तो ये किधर से, ये तो अनवर सैफुल्लाह केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया था कि ये जुर्म नहीं बनता, इसलिए हमने इसको शामिल किया। अब जो इसका तीसरा हिस्सा है, पहले मैं 2 पे बात कर चुका हूं, वो ये है कि सियासतदानों के लिए कोई चोजन काम हुआ है। मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं, और वो ये है कि बड़ी थॉरो डिस्कशन हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। एक छोटा 6-7 लोगों का ग्रुप था, जब ये पिंडोरा लीक्स के बाद, अगले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े जायजा लेने के बाद कि कौन सा इदारा है जिसमें से फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सके उन लोगों के खिलाफ जिनका नाम आया है पेंडोरा लीक्स के अंदर। तो ये फिर एक कानूनी इदारा मौजूद था जिसके अंदर एक सेल बनाया गया है, वो है प्राइम मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम। उसके अंदर एक सेल बनाया गया। अब सेल क्या करेगा? इससे पहले ये सेल बन चुका है और ये लॉ बाद में आ रहा है। सेल ये करेगा कि जिन लोगों के हाथ साफ हैं और उनको FBR में अगर कोई टैक्स से मुतलका है, आमदनी से मुतलका है, अवेयन से मुतलका है टैक्स की, तो वो मामलात जो हैं वो FBR को भेजें। दूसरा, अगर किसी जगह कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने की है और उसके खिलाफ कोई फैक्ट फाइंडिंग होगी उस सेल के अंदर, वो आती है तो वो जाएंगे केसेस FIA को जी। और ये फैसला ये हुआ है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वो उसमें 2 किस्म के लोग आते हैं। जो गवर्नमेंट सर्विस में किसी जगह बैठे हुए थे, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, और जो पॉलिटिशियन जिनका आपने जिक्र किया कि जी कोई हुकूमत में आया या कोई हुकूमत से गया, वो उनके केसेस सीधे सीधे नैब को भेजे जाएंगे। ये फैसला है। अब आप इस फैसले की रोशनी डॉक्टर साहब, इस फैसले को तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक भी लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आपको पता लगेगा। ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे इस फैसले को। जो आपके मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन, वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सेल के ज़रिए जो अपने साथी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आप इस पर भी आपका जवाब जानेंगे। और इंतखाबी इस्लाहात, अब मामला जॉइंट सेशन में जा रहा है, क्या ये शफाफियत का ख्वाब पूरा हो जाएगा और कोई नया तनाज़ा जन्म नहीं लेगा? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो खुसूसी सेल कायम किया गया है ये पेंडोरा लीक्स पे, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि ये अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और उसकी दलील वो ये देते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने तो ख़ुद ख़त लिख के अदालती कार्रवाई की इस्तदा कर दी थी और वो अपने आप को पेश कर दिया था। ये तो प्राइम मिनिस्टर जो वो लोग जो आपके करीबी हैं, हुकूमत में हैं और हुकूमती इदारे उनके ख़िलाफ़ तहकीक करेंगे। हाँ, शाहिद खान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जनाब वाला उस वक्त इमरान खान साहब का मुतालबा ये था कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती ये लोग जिनके नाम आए हैं वो अपने ओहदों से अलग हो जाएं, जब क्लियर हो जाएं तो वापस आएँ। तो अब इस वक्त दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है। देखें, पहली बात यह है कि अभी खबर एक साफ़ती इदारे ने या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो जो रियासत है और सरकार है उसका काम है कि वो बैठ के उसके ऊपर इब्तदाई अपनी कोई रिपोर्ट मुरतब करे या इब्तदाई फैक्ट फाइंडिंग करे। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा था वो तो तारीखी मुकदमा है। उन्होंने, आपको याद नहीं, अपने अयाज सादिक साहब को कहा था, जनाब स्पीकर मेरे वाले साहब ने कमर बांधी और फिर दुबई के सहराओं में उन्होंने मेहनत शुरू की, वहाँ से हम अजीज़ा मिल बनाई, वहाँ से हम, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे हमने फ्लैट बनाए। वो अदालत को क्यों नहीं बताते जो उन्होंने अयाज सादिक साहब को बताया था? इसलिए वो वी कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल्स, वो ये अलग-अलग सूरत हाल है। दूसरा ये कि उनको जब मौका मिला था एहतसाब करने का तो उन्होंने अपनी पार्टी का एक घरेलू किस्म का सेनेटर एहतसाबुर रहमान उसको लगा दिया था। और हटाया किसको था? आप जानते हैं, पुराने सहाफ़ी हैं आप। हाँ, ये दिलचस्प बात है। मुजद्दिद मिर्ज़ा साहब को क्यों हटाया गया? जी, मुजद्दिद मिर्ज़ा जी जी हाँ, चीफ जस्टिस। आप कहानी सुनना चाहते हैं? मैं 2 लाइनों में आपको बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बताएं जी। एक नेक नाम और दबंग जज। अच्छा, किरदार से भी दबंग और बड़े वजी आदमी थे वो, शक्लो सूरत से भी, और किरदार भी उनका वैसा था, जबरदस्त किस्म का। हुआ ये कि बीबी के खिलाफ उस वक्त केसेस बन रहे थे, तो किसी ने पैनमा के हवाले से, वो इब्तदाई खबर थी और उसका ताल्लुक किसी बिल्डिंग के साथ था, किसी ने हमें पेपर भेजा, बीबी को भेजा, और उसको ये कहा, उस पेपर वो ये बताता था कि वहाँ पे शरीफ खानदान की कोई प्रॉपर्टी है, किसी उनमें से किसी बड़े की प्रॉपर्टी है। वो पेपर बीबी ने अपने ज़राए से, जो उसके अमेरिका में आगे पीछे थे, उन्होंने कहा कि इस पर क्या करें। मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने कहा रेफरेंस फाइल करना चाहिए। रेफरेंस तैयार हुआ लॉ फर्म में, वो लेके गए जब वहाँ, तो उसमें आफ्ताब शाबान मीरानी थे, नाइद खान थी, फरतुल्लाह बाबर थे, और मैं और बीबी थे। सही। हम गए, एहतसाब का दफ्तर था उस वक्त G5 में, यहाँ इस्लामाबाद में, जिधर आजकल रेड जोन एरिया जिसको कहते हैं। सही। तो वो हमसे मुजद्दिद मिर्ज़ा साहब ने मुलाकात कर ली। मैं पहले गया तो उन्होंने कहा जी कि आप के साथ और कौन है? तो मैंने उनको जो जुमला मेरे मुंह से निकला मैं आपको बता दूं, मैंने कहा भुट्टो की बेटी है। अच्छा। तो वो एक कैफियत में चले गए। अच्छा। और उन्होंने फिर जो मुझे अलहदा से बताया वो ये था कि उन पे बड़ा दबाव है कि इनमें से किसी आदमी को ना मिलना है, ना किसी की कोई कागज लेना है, ना कुछ करना है। तो उन्होंने अपने जो उनका डायरेक्टर था उसको बुलाया कंप्लेंट्स रिसीव करने का, और वो कंप्लेंट हमारी रिसीव हो गई। सही। जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर आया तो पुठवार के एक बड़े वकील साहब हैं, अच्छे तगड़े हैं, उनके वालिद साहब FIA के एडिशनल डायरेक्टर थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने मुझे एक नोटिस जारी किया। दफ्तर आए तो उन्होंने एक नोटिस पकड़ाया मेरे स्टाफ को, ये अंदर ले जाएं। वो अंदर लेके आए, मैंने देखा, उन्होंने कहा था कि वो जो पेपर्स हैं आप मुझे दे दें। तो उनके आने से पहले मैंने नोटिस के पीछे नोट लिखा। मैंने कहा वो प्रिविलेज है मेरे और बीबी के दरमियान, और प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे क्लाइंटेस ने दी थी मैं आपको वो नहीं दूंगा। सही। जब वो अंदर तशरीफ लाए तो बड़ी रौनक से कहने लगे कि वो आपको पता ही है कि मुल्क में आइन मुअत्तल हो गया है, और उन्होंने 2 और बातें की। तो मैंने छोटे भाई को बुलाया जो वकील है, और दूसरे स्टाफ को बुला के कहा, मैंने कहा साहब को सीढ़ियों से उतारो। उस वक्त की ऑपोजिशन लीडर को एहतसाब के इदारे में जाने की वजह से एहतसाब का चेयरमैन जो चीफ जस्टिस रहे थे मुल्क के सबसे बड़े हाईकोर्ट के, उनको हटा के उन्होंने लगा दिया अपने घरेलू टाइप एहतसाबुर रहमान को। तो ये इतनी ना बड़ा बाकी दामा की हिकायत, अरे दामन को जरा दे, जरा बंदे कबा दे, अपने इनको गिरबान में झांकना चाहिए। इससे ज्यादा और फौरी एक्शन नहीं हो सकता जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिपोर्ट को वेलकम करने के बाद। अच्छा, एक और मुझे ये बताइए इरशाद अहमद आरिफ साहब, उन लोगों के लिए आप क्या सजा तजवीज करेंगे? मैं कोई आपसे फतवा नहीं मांगता, जिन्होंने ये कहा था कि इमरान का नाम आएगा और नहीं आया।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक सियासी सवाल भी कर लें कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ पीटीआई का, उसमें काफ़ी अरकान शरीक नहीं हुए, जिसमें परवेज़ खटक साहब के साथी भी थे। तो क्या जिस तरह बलूचिस्तान में एक बेचैनी है, यहाँ मरकज़ी सतह पर भी कोई पार्लिमानी पार्टी के अंदर आमिर लियाकत ने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई बेचैनी पाई जाती है? नहीं, कोई बेचैनी नहीं है, और ना ही किसी ने वहाँ उस दिन कुछ लोग जो थे जिनका ताल्लुक फाटा से था, और उनमें से ज़्यादातर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे, वो अपने किसी काम की वजह से, और काम उनके हलकों के मुताबिक उनको ये था कि जी फलां जगह पे तेज़ी से हो रहे हैं तो हमारा उसको एक्सपेडाइट किया जाए। उनकी किसी मिनिस्ट्री में गालिबन मीटिंग थी, या उनकी अपनी कोई मीटिंग थी, जो कुछ लोग थे। लेकिन अगले दिन वो सबसे पहले पहुँच गए थे जब हमने कौमी असम्बली से भेजना था, और कोरम उन्होंने आके सब ने पूरा किया था। कौमी असम्बली से हमने इलेक्टरल रिफॉर्म्स के बिल को जब भेजना था, सब आए और उन्होंने वोट दिया। पहले दिन तो प्राइम मिनिस्टर थे, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर जो अगला सेशन था उसमें नहीं थे, इसके बावजूद सारे लोग आए। 2 दिन आते रहे, और बाद में भी जो 2 दिन चले उसमें भी सारे लोग आते रहे। देखिए, जो असल इशू है बलूचिस्तान के अंदर भी, मुझे एक चाय पे मेरी मुलाकात हुई थी, जो बलोच लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करने वाले, वहीं पार्लियामेंट के एक कैफेटेरिया नहीं आप कह सकते, एक लॉबी में, उनसे फिर मेरी बात हुई थी। एक साबिक वज़ीर आला से फिर मेरी बात हुई थी, मौजूदा एक जगह वज़ीर आला से भी। तो ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान मरकज़ में बयान किया जा रहा है ना, वहाँ लोगों को अपनों से अगर कोई शिकायत होगी तो अपने उनसे बात कर रहे हैं, वो शिकायत दूर हो जानी है। आपको याद है बजट आने से पहले कितनी खबरें चलाई गई थी? जी ठीक है, कि जी एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप ये हो गया, और वो ग्रुप वो हो गया। नहीं, आपका ख्याल है कि जाम कमाल कंटिन्यू करेंगे? ये चाय की प्याली में तूफान है वाकई? नहीं, मैंने मरकज की बात की है कि अच्छा, यहाँ जो चाय की प्याली की तूफान वो अच्छा, बता रहे हैं, उसके साथ उसको रिलेट करके वहाँ दूसरा यह कि माहौल जो है ना बलूचिस्तान का, वो बड़ा रिवायती है। वो आपस में शिकवा शिकायत भी बड़ा सख्त करते हैं, और एक दूसरे की बात मानते भी हैं। वहाँ जिरगा सिस्टम वहाँ पे भी है, सारे कबाइल हैं, और उनमें गुफ्तगू करने का कल्चर, यानी डायलॉग का कल्चर बहुत इंट्रेंच्ड है, इसलिए एक दूसरे की बात वो सुनते हैं, मानते हैं, मनवाते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर बाबर अवान साहब पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा डिटेल इरशाद साहब इन्होंने बताया है। इरशाद साहब, फिर खुलासा यही है कि मुशावरत होगी? ये खुलासा ये है कि मुशावरत होगी, और अंदेशा ये है कि नैब का किरदार जो है वो महदूद कर दिया गया है। अगर तो इसका मकसद वाकई ये है कि ब्यूरोक्रेसी बग़ैर किसी डर के, खौफ के, ख़तरे के काम करे, ताजर को, बिज़नेसमैन को, बिज़नेस कम्युनिटी को किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए, और वो मुल्क के अंदर मईशत का पहिया चले। अगर मकसद ये है कि नैब अपने आप को एक ख़ास दायरा कार में रह कर डिलीवर करे, तो फिर अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये हम नताइज से मालूम करेंगे जब हमारे सामने कुछ आएगा। सर लेकिन बज़ाहिर जो नैब के हलकों में जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि यही तशवीश पाई जाती है कि मौजूदा जो केसेस हैं उनको स्पीड अप किया जा रहा है, और आइंदा के लिए उसका किरदार जो है वो पहले के मुकाबले में महदूद किया जा रहा है। एसिड बियॉन्ड मीन्स का क्या होगा, जो बिल्ट इन फीचर है नैब का, और तकरीबन तमाम ही केसेस पे लागू होता है? देखिए, एक चीज़ जो नैब को जो अख्तियार मौजूद है वो ये है कि अगर आप इसको महदूद कर देते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तक, तो तब भी उसका दायरा कार महदूद नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कोई ताजिर या सनतकार वैसे तो गिरफ्त में नहीं आता, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे, वो दायरा कार में नहीं आता, लेकिन अगर उसने किसी सियासतदान का हिस्सेदार बनकर या सियासतदान के फ़ैसले से फ़ायदा उठाया है, उसका मिसाल के तौर पर वो बिजली पैदा करने वाला कारखाना है उसका, और वो 1 अरब यूनिट के पैसे ले जाता है, तो वो तो फंस जाएगा, फिर फंस जाएगा। इसी तरह वो ब्यूरोक्रेट जो आलाकार है किसी सियासतदान का या ओहदेदार जो रियासती ओहदेदार है, सियासी, किसी वज़ीर का, किसी मुशीर का, किसी
रुकने पार्लियामेंट का, तो वो तो नहीं बच सकेगा। तो अगर नैब काम करना चाहे तो वो फिर भी कर सकता है। लेकिन अगर हुकूमत ने वाकई रुकावटें डाली तो हुकूमत की अपनी साख मजरू होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मकसद ये होगा मौजूदा हुकूमत का कि जी इस एहतसाब के अमल को ठप कर दिया जाए। अभी हुस्न ज़न कायम है कि ये मकसद यही होगा कि जी नैब काम करे और मुल्क के अंदर मईशत भी चले, एहतसाब भी चले और नताइज भी। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही।